सबसे पहले तो आज 26 नवंबर का दिन है, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो कॉलेज है शहीद भगत सिंह जैसे शेर के नाम पर है। जिन्होंने भी सोचा होगा, कितना अच्छा सोचा, उसके लिए उनको भी और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि एक ऐसे शेर भगत सिंह के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। 1967 में शुरू हुआ, और जब भगत सिंह को हम ध्यान करते हैं तो हमेशा उनके दो नारे थे। एक तो था इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा था वंदे मातरम। चाहे असेंबली में 1929 के अंदर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने दो नारे लगाए, एक तो इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा वंदे मातरम। इसके अलावा जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला 1929 से 31 तक, उस समय का भी समय हो, जब जब वो कोर्ट में जाते थे तो तब ये दो नारे वो लगाते थे और जितने उनके साथ क्रांतिकारी थे वो सब लगाते थे। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद दोनों ही क्रांति के प्रतीक थे, और उस दोनों के ऊपर सिरमौर था भगत सिंह और उन जैसे क्रांतिकारियों का इस देश के प्रति समर्पण, इस देश के प्रति जो उन्होंने त्याग किया। आज ये कृतज्ञ राष्ट्र उन सबको नमन करता है। इसी कारण से इस जगह का एक अनूठा अनुभव है। मैं आप सबको एक बार फिर से उसके लिए बधाई देता हूं। जब भी हम भगत सिंह को याद करते हैं तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। उन्होंने कहा था कि जला अस्थियां बारी बारी, हम में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होंगी कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी थे जो पुण्य वेदी पर चढ़ गए बिना लिए गर्दन का मोल। उन्होंने कुछ अपेक्षा नहीं की थी। उनकी अपेक्षा तो इतनी थी कि ये देश स्वतंत्र होगा, और जब स्वतंत्र होगा तो हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता को अनुभव करेगा और एक गर्व का भाव रहेगा, क्योंकि जो पराधीनता सपनेहु सुख नाही, पराधीनता से खराब कोई चीज नहीं हो सकती। आज हम सब जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका तो आजाद भारत में जन्म हुआ, हमने तो देखा नहीं कि पराधीनता क्या होती है, उसका कष्ट क्या होता है, उसका दुख क्या होता है, उसका संताप क्या होता है, ये किसी ने देखा नहीं हम में से तो। लेकिन हमने पढ़ा है, अपने घरों में सुना है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको बचपन में देखा है। ऐसे लोग भी हैं अभी जिन्होंने देखा है। इसी कारण से जब भी हम सोचें तो ध्यान करें कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल। और ऐसे लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है वंदे मातरम। ये एक सीखने जैसा है कि कितना अमर गीत है ये। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2025 को जब ये वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ, तो उन्होंने तय किया कि इसको 1 साल तक हम मनाएंगे, याद करेंगे, प्रेरणा लेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि पता लगे कि जिस कारण से इतना सब कुछ हुआ उसको लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, देश ने कैसे उसको स्वीकार किया और प्रेरणा का कारण बना। आज की नई पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को ये जानने का हक है। इस कारण से मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि कितना दूरदर्शी नेतृत्व है इस देश का। ये जो 150 वर्ष का वंदे मातरम हुआ, ये कोई आसान वर्ष नहीं थे भारत के लिए। बहुत सारा तो गुलामी का काल था 47 तक, और उसके बाद में एक बदलते भारत का काल था। लेकिन ये जो 150 वर्ष हैं, राष्ट्र की चेतना के वर्ष, ये भारत के अंधेरे से उजाले में आने के साल हैं। आप जरा सोच के तो देखिए 150 साल में क्या क्या हुआ। ये बदलते भारत के वर्ष हैं, भारत के संघर्ष के वर्ष हैं, और ये अंग्रेजों के छुटकारे के वर्ष हैं, ब्रिटिश राज के भारत से समाप्त होने के वर्ष हैं। वंदे मातरम उसका उद्घोष रहा इस यात्रा के अंदर। तो भारत के मैं प्रधानमंत्री का भी और भारत की सरकार का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसा विषय चुना जब वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ,
तय किया कि इसको घर घर पहुंचाएंगे, जन जन पहुंचाएंगे। वंदे मातरम तो 100 वर्ष का भी हुआ होगा कभी ना कभी, तब भी कोई ना कोई सरकार रही होगी, तब भी वो 1975 का दिन आया होगा जब 100 वर्ष वंदे मातरम का हुआ होगा। उस समय के कालखंड को भी याद कीजिए। यह मातृभूमि के लिए समर्पण का गीत है। एक संस्कृत का वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो उस जननी जन्मभूमि के लिए समर्पण का ये गीत है वंदे मातरम। और एक आजकल मैं इसको कोट भी कर रहा हूं, एक गीत है बहुत अच्छा, कि जब वंदे मातरम की बात होगी और हम कहते हैं कि राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम करता है, कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। अभी कल तो बहुत अच्छा हुआ, भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर का जो ध्वज है वो लगाया गया, वो हमारी प्रेरणा, हमारा सनातन, हमारे देश के आगे बढ़ने का प्रतीक बना। और शाम को प्रधानमंत्री जी गीता की धरती कुरुक्षेत्र पहुंचे। तो मैं इसी पंक्तियों को रिपीट करते हुए कहता हूं कैसे कैसे योग और संयोग बनते हैं, कि राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अरिदल माने शत्रु दल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। सात नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, और आनंद मठ उन्होंने उपन्यास लिखा जिसमें कि उसको पहली बार प्रकाशित किया गया। आनंद मठ में जो कालखंड है वो उससे भी 70-75 साल पहले का है। इस देश ने बहुत अलग अलग तरह का समय देखा है। आज मेरे बच्चे जो बैठे, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि आज हम स्वर्णिम युग में हैं। आज हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। आज हमारे पास जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, देश आपके साथ खड़ा है। पर जब ये लिखा गया उस समय ऐसा टाइम नहीं था। और जिस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, ये संस्कृत में बंगाली में है, आप वो कालखंड याद कीजिए। देखिए, सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, ब्रिटिश राज भारत में अच्छे से जम चुका था, भारत की दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था। रोज भारत के लोगों को अपमान किया जाता था, ऐसा कालखंड था 1875, जिस समय एक कवि ने सोचा कि मैं वंदे ऐसा एक प्रेरणादायी गीत लिखूं जो भारत के लोगों को नेतृत्व करे। और उन्होंने ये लिखा, आनंद मठ में आया तो एक बार उनकी बेटी ने उनको कहा, 1890-91 की बात है, कि आपने ये जो गीत लिखा, आप कहते हो कि प्रेरणा देगा, इसको तो कोई खास इस्तेमाल करता नहीं है, इसका तो कोई गान बहुत ज्यादा होता नहीं है, आपको क्यों लगता है कि ये देश का नेतृत्व करेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में शायद न करे, लेकिन अगले 30-40 साल में ये देश का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इतने ज्यादा कन्विक्शन के साथ बंकिम बाबू ने ये लिखा। तो जो भारत को जगाने और उठाने का काम किया, बंकिम बाबू को भी याद करने का दिन है। आज जहां भी स्वर्ग में होंगे, ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको भी नमन करता है, ये देश के बच्चे उनको भी नमन करते हैं। जो लोग इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा जानते होंगे, पर जानना हर भारत के बच्चे को चाहिए कि 1905 का साल भारत का टर्निंग पॉइंट था। 1905 का साल भारत का टर्निंग पॉइंट था, भारत के इतिहास का। यहां से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की इच्छा का गियर चेंज हुआ। अब 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पहला बात जो हुई। विभाजन किस आधार पे हुआ? विभाजन इस आधार पे हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को अलग किया गया। भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। बंगाल में विरोध हुआ, बंगाल से बाहर विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, सारे देश में इसका विरोध हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ।
तब तो प्रेसिडेंसीज थी, सब में इसका विरोध हुआ। और उस विरोध का जो प्रेरणा थी वो थी वंदे मातरम, उसका जयघोष बना और क्रांति का ज्वाल बना। ये पूरा गीत जो अभी आपने गाया, सामूहिक गान गाया, और उसका सामूहिक गान भगत सिंह कॉलेज में हुआ, उससे जो स्पंदन हुआ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा होगा, ये हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। उस समय भी ना इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल का विभाजन हुआ, एक हिस्से में इस पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ये तो क्रांति की ज्वाल बन गया। सैकड़ों क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते थे, और जब अंग्रेजों को तंग करना होता था तो एक कोई भी आदमी या तो हाथ में पट्टी लेकर वंदे मातरम लिख के निकल जाता था या फिर बोल कर निकल जाता था, तो अंग्रेजों को लगता था ये देशद्रोह कर रहा है। यानी उस जमाने में उन्होंने उसको प्रतीक बना दिया। अंग्रेजों को लगता था ये हमारे खिलाफ है, इसलिए वंदे मातरम बोलता है, पर राष्ट्र की प्रेरणा का गान वंदे मातरम। कविता तिवारी एक हिंदी की कवित्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसका एक पैरा आपके लिए सुनाता हूं। वो तो अभी की हैं, आज भी भारत कैसे सोचता है। वो कहते हैं कि देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़कर वतन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। कविता तिवारी ने ये अभी लिखी, हम सबके लिए लिखी कि जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। तो ये शिक्षा संस्थानों का काम है कि इस भाव को जगाना, याद कराना और बार बार याद कराना। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 1925 में काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खान साहब को फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। तो राष्ट्र के नाम उन्होंने आखिरी संदेश में क्या लिखा? अशफाक उल्ला खान साहब ने आखिर में क्या लिखा कि मुझे गर्व महसूस होता है कि अपने देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूलने वाला मैं पहला मुसलमान हूं। अशफाक उल्ला खान ने कहा पहला मुसलमान हूं, और मैं आगे कहता हूं वो आखिरी मुसलमान नहीं थे, पहले मुसलमान थे अशफाक उल्ला खान जो फांसी के तख्ते पर गए। तो अशफाक उल्ला खान ने फांसी के पहले आखिरी शेर भी कहा था कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में। यानी जो शहीद होने जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि रख दे खाके वतन कफन में। इस शेर के बाद उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया और वो फांसी पर झूल गए अशफाक उल्ला खान। ऐसा भारत के वीरों को प्रेरणा देने का काम ये वंदे मातरम करता था। मैं वापस 1905 पे आ रहा हूं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड कर्जन परेशान हो गए, उस चक्कर में लॉर्ड कर्जन भी खर्च हो गए, उनको वापस जाना पड़ा। हर जगह आंदोलन हुआ, हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। 1911 में दिसंबर 12, 1911 में दिल्ली के अंदर 2 घोषणाएं हुई। अंग्रेजों को समझ आ गया कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ है तो अब हम कलकत्ता से शासन नहीं चला सकते। आज बंगाल के लोगों को किसी भी तरीके से स्वतंत्रता के लिए रोका नहीं जा सकता, ऐसे भाव का निर्माण हुआ उस समय। 2 घोषणाएं हुई दिल्ली से, दिल्ली दरबार से। उनके किंग आए हुए थे, जॉर्ज फिफ्थ आए हुए थे। उन्होंने कहा, पहला तो ये कहा 1911 में दिसंबर 12 को कि अब बंगाल का विभाजन हम समाप्त करते हैं। तो बंगाल को जोड़ दिया गया, जो रिलीजन के आधार पर बंटवारा हुआ था उसको जोड़ दिया गया। और कहा कि अब ब्रिटिश इंडिया दिल्ली से चलेगा। हम सब तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और प्राध्यापक हैं। तो 1911 में जब ब्रिटिश राज कलकत्ता से दिल्ली आया तो आज जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहां पर आया। वो वायसराय का ऑफिस कम रेजिडेंस था। ब्रिटिश राज वहां से 1931 तक चला। लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि 1947 आते आते
एक बार फिर से देश बट गया। पहले राज्य बटा था, सिर्फ राज्य जुड़ गया, राज्य रिलीजन के आधार पर बटा था, फिर देश बट गया, परमानेंट बट गया।